नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल की शुरुआत में एक वाकये से कर रहा हूं। बात परसों रात की है, 20 जुलाई की रात। एक शख्स मोटरसाइकिल पर अपनी 5 साल की और 11 साल की 2 बेटियों के साथ जा रहा था। गुंडे घेर लेते हैं, हाथापाई करते हैं, मोटरसाइकिल से उसे उतारते हैं और उसके सर पर गोली मार देते हैं। वो वहीं गिर पड़ता है। उसकी 11 साल की बेटी भागती है, चिल्लाती है, रोती है, समझ नहीं आता पापा के साथ क्या हुआ। पिता को अस्पताल ले जाया जाता है, उपचार किया जाता है, आईसीयू में भर्ती कराया जाता है। आज सुबह उसकी मौत हो जाती है। वो एक पत्रकार था, लेकिन यहां पर मसला पत्रकार का नहीं है। यह किसी के साथ भी हो सकता था, आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ भी। घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है। 2 साल से यह शख्स पुलिस को शिकायत कर रहा था कि मेरी भांजी को छेड़ रहे हैं गुंडे। पुलिस के कान में जूं तक नहीं रहेंगी, कोई कार्रवाई नहीं की गई। और यहां पत्रकार होना, इस शख्स का पत्रकार होना अहम हो जाता है। पत्रकार को कम से कम पुलिस की कार्रवाई, एफआईआर कैसे दर्ज होती है, यह जानकारी होती है। वो कुछ नहीं कर पाया। इस साल भी इसी महीने फिर से शिकायत की, कुछ नहीं हुआ। गोली मार दी गई। आज दम तोड़ दिया तो योगी सरकार, जो गुंडा राज खत्म करने की ताल ठोकता रहता है लगातार, 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। इस पत्रकार की पत्नी को नौकरी देने का वादा किया गया। बच्चियों के लिए, 5 साल की, 11 साल की इन बच्चियों के लिए मुफ्त शिक्षा का ऐलान कर दिया गया। 10 में से 9 आरोपी गिरफ्तार हो गए। मतलब पहले कोई गोली मारेगा तो कार्रवाई होगी। दम तोड़ दिया इस शख्स ने, इस पत्रकार ने, तो कार्रवाई हुई। 9 गुंडे आसानी से गिरफ्तार कर लिए गए। 2 साल से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो खुले सांड की तरह घूमते रहे। सरकार ने, पुलिस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि मामला, मैं ये दायरा आगे भी बढ़ाऊंगा, मामला लड़की को छेड़ने का था ना। हमारी मानसिकता क्या है? लड़कियां, महिलाएं, औरतें भोग की चीजें हैं। अरे किसी ने छोड़ दिया, छेड़ दिया, मन चला होगा। मुलायम सिंह यादव के बयान का भी मैं जिक्र करने वाला हूं कि बच्चों से नादानी हो जाती है। रेप हो गया तो क्या बड़ी बात है, इतना हो हल्ला क्यों कर रहे हो? नादानी हो जाती है। यह हमारी मानसिकता, ये हमारी सोच है। महिला को छेड़ दिया, लड़की को छेड़ दिया, बेटी को छेड़ दिया, क्या फर्क पड़ता है? नारा ही तो बुलंद करना है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बचाने के लिए इंतजाम नहीं करेंगे, हम नारा जरूर गढ़ देंगे। और सिलसिला यही नहीं थमता है। उत्तर प्रदेश के ही अमेठी की भी बात करूंगा। शुक्लपुर गांव है वहां पर। वहां एक फौजी जम्मू कश्मीर के पुंछ में तैनात है, सूर्य प्रकाश इनका नाम है। जमीन विवाद था, इनके पिता की निर्मम हत्या कर दी गई। भाभी जख्मी हो गई। सूर्य प्रकाश कहते हैं मैं देश की रक्षा करता हूं, परंतु अपने पिता की मैं रक्षा नहीं कर पाया। इंसाफ नहीं मिला, न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर लूंगा। हम फौजियों, हमारे जांबाजों, हमारे बहादुरों की शहादत पर नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हैं। चुनावी मुद्दा भी बनते हैं, वोट मांगे जाते हैं जवानों के नाम पर। और यहां एक जवान अपने पिता की रक्षा नहीं कर पाया। पुलिस सोती रही, कोई कार्रवाई नहीं की। नया विवाद नहीं था, बहुत दिनों से विवाद चल रहा था, लेकिन कोई कार्रवाई, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब राजनीति हावी है, जो हमारी पुरानी बीमारी है। राजनीतिक बयानबाजी सुनिए, उसके बाद चर्चा शुरू करता हूं। जी, काश आपकी भी बेटियां होती।
काश आपका भी परिवार होता, काश आपने भी अपनी भतीजी और भांजी के साथ छेड़छाड़ की व्यथा सही होती, काश आपके परिवारजनों को भी गुंडे विजयनगर गाजियाबाद में अगर आपको मालूम होता पीटते तो पता होता कि दर्द कैसे होता है। परिवारजनों का खोने का दर्द क्या होता है, क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी समझते हैं? विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिलता तो मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं, मगर अपने गिरेबान में झांकने का प्रयास नहीं करते हैं। ये जो गड्ढा खोदा गया है उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 25 साल में अनेक सरकारें आई हैं, वो गड्ढा कोई आसान गड्ढा इन लोग नहीं खोद के गए हैं। सरकार को आपको जज करना पड़ेगा। पिछली सरकारों को जब जज करते थे एफआईआर होती थी, जाति के आधार पर एफआईआर होती थी कि नहीं होती थी? हाँ होती थी। क्या जो क्रिमिनल्स हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाता, संरक्षण दिया जाता था? हाँ दिया जाता था, राजनीतिक। आज ये सब जितने विषय ये खत्म हो गए उत्तर प्रदेश में। हाँ, हम सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं और सुधार हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार निष्पक्ष होकर और पारदर्शिता से काम कर रही है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बेटी बचाओ और गुंडों की गोली खाओ, और क्या गोली चलने के बाद ही जागेगी पुलिस? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मेरे साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया हैं, और वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वी हैव इन द कंट्री, मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर, उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं विक्रम सिंह इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी, क्या हो रहा है ये उत्तर प्रदेश में? देखिए, पूरी जो घटना हुई है वो बहुत दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी घटना के ऊपर सरकार की प्रतिक्रिया उसकी मानसिकता और संवेदनशीलता को दर्शाती है। सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई की है। तमाम लोग गिरफ्तार हो गए हैं। एक प्रतीक देखिए, यहाँ पर सिर्फ जो आपने बात कही संदीप जी अपने उद्बोधन में सही कही, सिर्फ विषय पत्रकारी नहीं है, किसी की भी जान गई तो वो महत्वपूर्ण है। व्यवसाय जाति मजहब से मतलब नहीं। उनको मुआवजा दिया गया, वो प्रतीकात्मक, वो अपनी जगह है। उनकी पत्नी को नौकरी देने की बात और बच्चों को शिक्षा मुफ्त देने की बात सरकार ने की। तो सरकार ने कानूनी कार्रवाई भी की है और संवेदनात्मक कार्रवाई भी है। हाँ, मगर मैं इतना याद दिला देना चाहता हूं, अब वो सरकार नहीं है जहां अपराध करने वालों के पक्ष में किसी मंत्री का फोन आता हो अथवा कोई माननीय महोदय विधायक या सांसद थाने में जाकर खड़े होते हो कि अमुक अमुक को छोड़ दिया जाए। याद करिए, मुजफ्फरनगर जैसा दंगा इसी छेड़छाड़ की घटना पे शुरू हुआ था कि जब लड़की के ही घर वालों को पीटा गया था, उन्होंने पुलिस में शिकायत की, जो छेड़ने वालों को गिरफ्तार किया गया। तब एक माननीय मंत्री महोदय का फोन आया और सिर्फ छोड़ नहीं दिया गया छेड़ने वालों को, उल्टा लड़की घर वालों को। आप मुजफ्फरनगर पहुंच गए, गाजियाबाद में ही रहते हैं। मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में थोड़ा फासला है। एक मिनट सुधांशु त्रिवेदी, मैंने इसलिए ओपनिंग कमेंट में बिल्कुल टोका टाकी नहीं की आपके। आपने कहा सरकार की तत्परता और संवेदनशीलता। सरकार देखिए कैसे कार्रवाई कर रही है। सिद्धार्थनाथ सिंह क्या कह रहे हैं? 25 साल के गड्ढे गिनाने लगे कि ये गड्ढे खोदे गए हैं। और आपने कहा हाँ प्रतीकात्मक है, आपने 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया, नौकरी दे दी, अब इस शख्स की पत्नी को, बच्चियों को फ्री एजुकेशन दे दी। सवाल तो यह है 2 साल से एफआईआर क्यों नहीं हो रही थी? बच्चियों की छेड़खानी का मामला था ना, भांजी भतीजी को छेड़ा जा रहा था, पर नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे औरतों को, महिलाओं को छेड़ देते हैं। स्थिति कितनी गंभीर थी और इससे त्वरित और प्रभावी कार्रवाई पुलिस ने नहीं की, वह जांच के दौर बाद में सामने आएगा कि कितना गंभीर विषय था और क्यों गंभीरता से नहीं लिया गया। वो एक पक्ष। मगर मैंने एक सैद्धांतिक और राजनीतिक बात कही, हमारे यहाँ कहीं आप कभी कोई ऐसी स्थिति नहीं पाएंगे। दुर्भाग्य की बात है, जो लोग सत्ता में रह के अपराधियों को संरक्षण देखते रहे, विपक्ष में वही कर रहे हैं। जब इनकाउंटर हो जाता है उनके घरों में जाकर पहुंच जाते हैं कि साहब हम तो तुम्हारे साथ नहीं। और इतना ही नहीं, आपकी पुलिस तो सुधांशु त्रिवेदी ठोक देती है।
विकास दुबे के खिलाफ सीओ शिकायत करे देवेंद्र मिश्रा, वो चिट्ठी आज तक नहीं मिली, 8 पुलिस वालों की शहादत हो गई तो ठोक दिया और उसको बताया देखिए गुंडाराज, संदीप जी, गुंडाराज तो कहां हो रहा है उसकी तस्वीर दिख रही है ना गाजियाबाद में। अरे संदीप जी सुनिए, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ जा रहे होते तो हम मान लेते। ये तो बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के अभी चले गए थे कि पुलिस ने ठोक दिया। वो तो यूपी पुलिस नहीं थी, इन्हीं की सरकार की पुलिस थी, दिल्ली में इनकी सरकार थी, और चले गए आजमगढ़ के संजयपुर में। तो अपराधियों को मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक, सामाजिक संरक्षण देते रहना, सत्ता हो या प्रतिपक्ष, यही वो गड्ढा तो है आपकी यही संरक्षण उन्हें देना, संरक्षण दिया जा रहा है क्या? आज पत्रकार की मौत हो जाती है, इस शख्स की मौत हो जाती है, गोली चलती है, 10 में से 9 आरोपी तुरंत गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो 2 साल से क्या कर रही थी पुलिस? क्यों नहीं गिरफ्तार किए गए? क्यों खुले सांड की तरह घूम रहे थे? संदीप जी, मैंने प्रश्न का जवाब दे दिया कि वो जांच का विषय, परंतु ये वो सरकार नहीं है कि एक पत्रकार जिंदा जला दिया जाए और कहे कि आजम खां के लोगों ने जलाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोलिए जवाब। सरकारों में जमीन आसमान का अंतर। शाहजहांपुर के पत्रकार को याद करिए, जिसने बाकायदा रिटन स्टेटमेंट दिया कि आजम खां के लोगों ने मुझे जलाया, हुई कोई कार्रवाई? तो मतलब सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप घूम फिर कर 25 साल के गड्ढे या 30 साल के गड्ढे या पिछली सरकार को गिनवाते रहेंगे, उनकी कमजोरियां, नाकामियां, उसके लिए हैं प्रवक्ता। आप अपनी जिम्मेदारी मानने के लिए तैयार हैं कि नहीं? सरकार किसकी है आज की तारीख में? ये गुंडे इतने बेखौफ कैसे हैं? बच्चियां कैसे बचेंगी? ऐसे गुंडे सड़कों पर घूमेंगे, छेड़ेंगे और गोली चला देंगे। इनमें इतना दम, ये साहस कैसे आता है और क्यों आता है? आपका प्रश्न मुझसे? जी हाँ, इसीलिए आता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक दौर था जो हमारी पार्टी का नारा नहीं था, चढ़ गुंडन की छाती पर, मुहर लगाओ हाथी पर। वो किसके गुंडे थे? राजनीतिक संरक्षण की मनोवृत्ति से यह सक्षम आता है। यूपी ही वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा अपराधी माननीय बने। मगर मैं पूरी विनम्रता और ईमानदारी से कहता हूं, एक को भी भाजपा ने प्रायोजित करके स्थापित नहीं किया है, सब के सब इन दलों ने। अच्छा, कुलदीप सेंगर कौन सी पार्टी का है? समाजवादी पार्टी ने प्रायोजित करके। कुलदीप सेंगर कौन सी पार्टी का है? बात कह रहा हूं, मैंने वर्ड कहा संदीप जी, बलात्कार होता है, उस लड़की को परेशान किया जाता है, एसिड फेंका जाता है। से लेके निर्भय गुजर से लेके फूलन देवी से लेके आपके सांसद साक्षी महाराज लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बाकायदा धन्यवाद करने के लिए जेल पहुंच जाते हैं। अरे ये आप ही की पार्टी की बात बता रहा हूं। सुनिए, जब आप अपराध की बात करते हैं, सारे अपराधों की बात करिए। अब सारे अपराधों की मतलब आज जो हुआ वो जरूरी नहीं है, उस पर चर्चा करना जरूरी नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, हम अतीत में, इतिहास में ही जाते रहेंगे, वर्तमान में कब आएंगे? अखिलेश की सरकार में आप ये बताइए, तो अपराधियों के हौसले नहीं बुलंद होंगे तो क्या होंगे? अदालत में बम फोड़ 3 साल से सरकार आपकी है ना, 3 साल से सरकार आपकी है, तो अपराधियों के हौसले बुलंद कैसे हैं? अभी मैं अमेठी की घटना पर तो आया नहीं, अभी मैं गाजियाबाद की बात कर रहा हूं। लगते हैं तो ये लोग उनके घर पहुंच जाते हैं कि तुम्हारा इनकाउंटर हो रहा है तुम्हारे साथ, अब बोलिए हाँ या ना? अच्छा, इसीलिए गाजियाबाद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? देखिए, गाजियाबाद पुलिस ने कार्रवाई की, मान्यवर आप मेरे एक प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे। हमारी सरकार का चुनौती से कहता हूं, एक बताइए मंत्री विधायक जो किसी अपराधी के पक्ष में। मैंने कुलदीप सेंगर का भी नाम लिया, मैं और बहुत लंबी फेहरिस्त है, बहुत लंबी फेहरिस्त है। प्रायोजित करके राजनीति में स्थापित करने का काम अपराधियों को इन्हीं पार्टियों ने किया। भाजपा ने किसी भी अपराधी को उसकी जाति के आधार पर गौरवान्वित करके स्थापित करके राजनीति में नहीं लाई। आतंकी आरोपी प्रज्ञा ठाकुर को आपने बाकायदा सांसद बनाया, प्रधानमंत्री ने न्यूज 24 के मेरे सहयोगी आप जानते हैं अमित कुमार को। 1 मिनट की मन से कभी मैं माफ नहीं कर पाऊंगा, आज भी पार्टी में है, स्टैंडिंग पैनल, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की सदस्य बना दिया आपने। सुनिए, आप देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, गलत बयान तो मत करिए। नहीं, गलत बयान मैं कभी नहीं करता। बताइए क्या गलत किया? आप बता रहा हूं, साध्वी प्रज्ञा जब सांसद का भर रही थी, कोई आतंकवाद का केस नहीं था।
अच्छा। सिर्फ अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट का केस था। और वो सारे केस चार्जशीट में, ये चार्जशीट प्रधानमंत्री मन से माफ नहीं कर पाएंगे, वो माननीय सांसद बनी रहेंगी और स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की सदस्य बन जाएंगी। घुमाइए नहीं, मैं घुमाता नहीं हूं, मैं नहीं घुमाता हूं, आप जानते हैं मैं बिल्कुल नहीं घुमाता हूं, फैक्ट्स पर बात करता हूं। घुमा रहे या आप कुछ कंफ्यूज कर गए? ना महात्मा गांधी और गोडसे वाले बयान के संदर्भ में था, वो अपराध वाले संदर्भ में नहीं। राष्ट्रपिता के हत्यारे को राष्ट्रपिता बताने वाली कि असल राष्ट्रपिता कहां महात्मा गांधी थोड़ा थे, नथुराम गोडसे की एक बार नहीं 2-2 बार पैरवी करने वाली आपकी सांसद हैं। तो खैर हम थोड़ा विषयांतर हुए हैं, पर जो आप सवाल उठा रहे हैं अनुराग भदौरिया, ये गड्ढे तो आपने खोदे हुए हैं, ये कल्चर तो आपका बना हुआ है। मैंने भी मुलायम सिंह यादव का शुरुआत में ही ओपनिंग कमेंट्स में रिमार्क्स बताया, गलत तो नहीं बताया, बच्चों से गलती हो जाती है, रेप तो हो जाते हैं, ये हमारी मानसिकता है। अपराधियों को शय देना तो एफआईआर कैसे होगी? संदीप जी, आपने देखा होगा सुधांशु जी बहुत परेशान है आज मानसिक रूप से। सर होना भी चाहिए, इतने उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है तो परेशान तो होंगे ही। वो ये भूल जा रहे हैं कि 3.5 साल से सरकार उनकी है, भूल जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे ये तो पहले ऐसा हुआ था। मैं कह रहा हूं कि 2 साल से वो परिवार भटक रहा था, 2 साल से समाजवादी की सरकार नहीं थी, आप न्याय दिला सकते थे। अगर उसको गोली मार दी जाए, जब आदमी की मौत हो जाएगी, इसके मतलब कि न्याय नहीं मिलेगा, मौत हो जाएगी, उसके बाद न्याय की बात होगी। इसके मतलब ये फार्मूला बना लिया क्या आपने? हर जगह यही होगा कि मौत के बाद न्याय की बात होगी, और आप मानने को तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूं खाली गाजियाबादी क्यों, अगर आज के 24 घंटे का हम गिरा दें तो सुधांशु जी में जरा सी भी इंसानियत होगी तो डिबेट छोड़ के चले जाएंगे। मेरठ में माँ बेटी की हत्या हो गई, 24 घंटे की बात बता रहा हूं आपको। कासगंज में एक रेपिस्ट जेल से छूट के आया, उसने ट्रैक्टर लेके उसकी माँ बेटी की, जिससे रेप किया उसकी माँ बेटी की हत्या कर दी, सोचिए आप। और उन्नाव में, जहां की बात कर रहे थे अभी, उन्नाव में 2 महिलाओं का हत्या करने के बाद झाड़ियों में शव डाल दिया गया, सड़ा गुला उनकी दोनों की बॉडी आज मिली। और आप देखेंगे कानपुर में आज ही में मंदिर के अंदर में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, और लखनऊ में 2 दिन पहले 22 साल लड़कियों को दौड़ा के गोली मार दी और असला लहराते हुए लोग चले गए। क्या यही खौफ है? कहां है आपका रोमियो स्कर्ट जिसकी बात करते थे आप, बड़ा दम भरते थे, हमने रोमियो स्कर्ट बना दिया, अब महिलाएं सुरक्षित होंगी, महिलाओं का सम्मान होगा। रोमियो स्कर्ट खोजे नहीं मिल रहा है, कहां चला गया? चांदवान में चला गया, तो बताइए। चलिए आप भी चलिए, हम भी चलते, सुधांशु जी खोज के लाते रोमियो स्कर्ट कहां पे है। उत्तर प्रदेश में तो है नहीं, धरातल पे होता तो आज उसकी जान बच जाती। मैं सबसे पहले जो ठीक है, आपने अहम सवाल पूछा है, सुधांशु रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको मैं ज्यादा मौका दूंगा। रोमियो स्क्वाड कहां गया? ना आपके सवाल का जवाब दिया, ना मेरे सवाल का जवाब दिया, और उनका सवाल अहम हो गया। अरे बताएं ना कि हमारे किसी मंत्री विधायक का नाम है? अरे बताइए, मुलायम सिंह ने कहा था लड़कों से गलती हो जाती, उन लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी, और इसके बाद यह बयान था कि लड़कों से गलती हो जाती, उसका कोई जवाब नहीं दिया, और कह रहे हैं अहम सवाल। और मैंने कहा ना, चढ़ कुंडन की छाती पर, हमारा नारा नहीं था, बसपा का नारा था। भदौरिया जी जवाब देंगे, किसके लिए था? सुधींद्र भदौरिया जवाब दीजिए। ऑन रिकॉर्ड सुधींद्र भदौरिया, देखिए मैं कोट अनकोट में बोल रहा हूं, सुनिए। कोट अनकोट मायावती का अक्टूबर 96 में दूरदर्शन पे रिकॉर्ड बयान है। कोट, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा मुलायम सिंह यादव है, अनकोट, मेरा शब्द नहीं है। जवाब दीजिए ना, हमारा मत, ये किसके लिए बोला जाता था? और आप आज अचानक पंचतंत्र में हमने कहानी सुनी है, सारे गड़े मुर्दे आप उखाड़ रहे हैं सुधांशु, और मैं ये सारे सवाल पूछूंगा, मैं सारे सवाल पूछूंगा, मैं किसी सवाल में दूसरों को भी डक नहीं करने दूंगा, पर वर्तमान से जो आप अतीत में जा रहे हैं ना, वर्तमान को क्यों छिपा रहे हैं? आपने नहीं पूछा, मैंने पूछा, आपके सामने पूछा। आपके आजम खां के जमाने में होता था, भाजपा में किसी नेता का नाम नहीं आता कि हम विधायक को कोई सांसद, मंत्री प्रश्रय दे रहा हो। अच्छा, विकास दुबे ऐसे ही फलता फूलता रहा, विकास दुबे का विकास ऐसे ही हो गया। वो तो अपराधियों का विकास तो 40 साल से हो रहा, मान्यवर, 40-45 साल से, कांग्रेस के जमाने से। इस देश में सबसे पहले अपराध को संस्थागत कब किया था? याद करिए, इंदिरा गांधी के लिए प्लेन हाईजैक करने वालों को सांसद और विधायक का टिकट दिया गया था। पूछिए कांग्रेस के। राजीव त्यागी रिस्पॉन्ड कीजिए। आपके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कहते हैं वादा था रामराज का, बन गया गुंडा राज। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं गुंडा राज की शुरुआत आपने की। मंगल राज की तरफ ले जाने का
लेकिन गुंडा राज बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और ये भारतीय जनता पार्टी का नया भारत है जिसमें पूर्व की बात की जाती है, वर्तमान में ही कोई एक्शन किया जाता सरकार की तरफ से। मेरे मित्र ने 2-3 चीजें कही हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताएं क्या सुबोध कुमार सिंह जो एक बहुत बढ़िया जाबाज पुलिस अफसर थे, उनके हथियारों को आपने महिमा मंडित करने का कार्य नहीं किया? क्या आपने महिमा मंडित नहीं किया? और जिस तरह से आपने महिमा मंडित उनको किया और अपनी पार्टी के पदाधिकारी बनाया, उससे निश्चित ही अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। दूसरी बात, मेरे मित्र बार बार ये कहते हैं कि हमारा कोई नेता किसी अपराधी को शरण नहीं देता है, तो मैं मेरे मित्र को बता देना चाहता हूँ सुधांशु जी, 37% आपके एमएलए जो हैं एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार हीनियस क्राइम के मुकदमे उनके विरुद्ध दर्ज हैं। आपके टोटल एमएलए जितने हैं उनमें से 312 में से 114 पे हीनियस क्राइम के मुकदमे दर्ज हैं। तो मुख्यमंत्री जी पे हीनियस क्राइम के मुकदमे दर्ज हैं, तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से अपराधियों के विरुद्ध अटैक करेगी? मैंने एक बात और कहना चाहता हूँ संदीप जी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी से लेके योगी जी से लेके या भारतीय जनता पार्टी के जितना शीर्ष नेतृत्व है ये कहा था कि 25 साल से अपराध परंपरा है, उसकी वजह से हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे? आपने ये नहीं कहा था, आपने कहा था कि हम 5 साल में अपराध को उत्तर प्रदेश बनाएंगे, लेकिन अब 25 साल के पीछे छुपने का काम कर रहे हो। मैं 2-3 चीज आपके सामने सबक उठाना चाहता हूँ। पहली चीज, 29/2019 रमेश मिश्रा का कत्ल होता है लखीमपुर खीरी में। ये पत्रकार हैं, मिर्जापुर में मिड डे मील स्कीम की जो पूरी सच्चाई है उसको रूबरू कराने का काम जो पत्रकार करते हैं, उनको आप जेल भेजने का काम करते हो। बनारस में प्रधानमंत्री मोदी के गोद दिए हुए गांव की जब पोल खुलती है तो सुप्रिया शर्मा जी के विरुद्ध आप एफआईआर करने का काम करते हो। बिजनौर में आप 5 पत्रकारों के विरुद्ध एफआईआर करते हो क्योंकि आपके प्रदेश की। देखिए, ये पत्रकारों का मसला नहीं है, मैं इसे पत्रकारों का मसला नहीं बना रहा हूं। ये किसी भी आम आदमी के साथ हो सकता है। 1 मिनट, 37% सुधांशु त्रिवेदी, 37% आपके विधायक आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। अब कह दीजिए सारे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं। मैं बिल्कुल जवाब देना चाहता हूं दोनों बातों का। इन्होंने पत्रकार विषय उठाया जाए उस पर भी कह दूं और अपराधीकरण पे भी। ये बताइए, अगर आज फूलन देवी जीवित होती तो वो नीट एंड क्लीन थी और आदरणीय अडवाणी जी और जोशी जी अपराधी हैं, यही है ना स्थिति? क्योंकि इनकी सरकारों ने आप प्रायोजित ढंग से अपराधियों से सारे मुकदमे वापस लिए और आतंकवादियों से मुकदमे वापस लिए। हाईकोर्ट का दखल आया, इससे रुका। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, अखिलेश यादव जी की सरकार में अदालत में बम फोड़ने वाले आतंकवादियों से केस विड्रॉ किए गए थे अपने उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए, और तब हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया तो नहीं कर पाए। और दूसरी बात जो अभी हमारे मित्र राजीव त्यागी जी ने याद दिला दी पत्रकारों पे, तो बताइए उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक मौका ऐसा भी आया 2 बड़े अखबारों के कार्यालयों पे हमला सीधे या हमारे खिलाफ खबर कैसे छाप दी, तोड़ फोड़ मारपीट, याद है ना? आपके साथ मिलकर सरकार थी 13 सितंबर 1994, सपा बसपा कांग्रेस की मिलीजुली सरकार, बाकायदा कातिलाना हमला भाई, जो मिल गया उसको मारा पीटा तोड़ फोड़ दिया। फिर अतीत में चले गए, इतिहास अच्छे खासे आप जानकार हैं। वर्तमान में नहीं रहेंगे, वर्तमान में दिक्कत है। मतलब आप मान रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी वर्तमान में परेशानी है, तो वर्तमान पर बात करने को आप कतई तैयार नहीं है। बात गाजियाबाद की शुरू करता हूं, सीधा आप मुजफ्फरनगर ले जाते हैं। अरे क्या बताइए ना, उस पर किस पे कार्रवाई हुई थी? बताइए उस हमले में किस पे कार्रवाई? यहाँ किस पर कार्रवाई हुई? यहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारी तो कार्रवाई हो रही है। उत्तेजित होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। मैं अपने सवाल पर कायम रहूंगा सुधांशु त्रिवेदी, मैं अपने सवाल पर कायम रहूंगा। विक्रम सिंह, सवाल अभी 1 मिनट मैं आपको पूरा मौका दूंगा। विक्रम सिंह, सवाल वर्तमान का है ना, यह सवाल नहीं पूछा जाएगा 2 साल तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, गोली मार दी गई, सांस तोड़ दी इस शख्स ने, इस पत्रकार ने, तो 10 में से 9 आरोपी सीधे गिरफ्तार भी हो गए। मतलब वो घूम रहे थे, पुलिस को जानकारी थी कौन है, घटना होने के बाद गिरफ्तार कर लिया, शिकायत पर गिरफ्तारी नहीं हुई। सवाल नहीं पूछे जाएंगे विक्रम सिंह? सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए क्या? दीप जी, सवाल ही पूछे जाने चाहिए, क्योंकि अगर हमने अब नसीहत नहीं ली तो हम कब नसीहत लेंगे? लेसन्स ड्रॉन एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है पुलिसिंग का, स्वस्थ पुलिसिंग का। अगर आप इसमें देखें, गौर करें, तो श्रृंखलाबद्ध तरीके से 6 कमियां मैं बता सकता हूं।
थानों में 15 अभिलेख होते हैं जो इस प्रकार के अपराधियों का लेखा जोखा करते हैं, जिसमें सबसे पहले बीट सूचना रजिस्टर के कर्मचारी लिखते हैं कि ये क्रियाशील है, कोई कार्रवाई नहीं। कंप्लेंट 1 होती है, 2 होती, 3 होती है, कोई कार्रवाई नहीं। उसके अलावा निर्भया कांड के बाद आईपीसी में धारा 166A डाली गई थी कि जो पुलिसकर्मी इस दिशा में प्रमाद करते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं, ये इस धारा के अंतर्गत उनके विरुद्ध मुकदमा और उनको जेल भेजे जाने तक का प्राविधान है। कार्रवाई नहीं हुई। वर्तमान प्रकरण में 3 बार कंप्लेंट दी गई, 16 तारीख को, 17 तारीख को फोन के ऊपर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम ये बात कर लें कि हमारी पुलिसिंग क्या पुलिसिंग बाय कंसेंट है, कोई कम्युनिटी पुलिसिंग का उसमें कोई तत्व है, या हम केवल मनमाने तरीके से। और उसके बाद संदीप जी, हमें जो लगता है, अपने अनुभव से बता दूं, विपक्षियों को यह सूचना दे दी कि तुम्हारे बारे में दरखास्त आ गई है, तुम जरा जाकर के विक्रम जोशी को देख लो, नहीं तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। उन्होंने मुकदमा नहीं लिखा। रिसीव करने का तो प्राविधान ये पहली बार मैं सुन रहा हूं कि रिसीव, तो जो तथाकथित रिसीव होती है वो भी नहीं। मैं कहीं पर भी अगर देखूं, कम से कम मुझे तसल्ली मिले। मैंने संदीप जी पुलिस का नमक खाया 36 साल, मुझे बहुत लगाव है अपने विभाग से, लेकिन जब ये त्रुटि मैं देखता हूं, ऐसा लगता है कि जैसे ये त्रुटियां मैंने की हैं और मैं अपने पाप बोध से अपने को अलग नहीं कर पा रहा हूं। ये गंभीर त्रुटियां हैं और मेरा परामर्श होगा कि जिन पुलिसकर्मियों ने आवेदन पत्र पे कार्रवाई नहीं की, उनका डिसमिसल होना ही चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, विक्रम सिंह बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। वर्तमान में बात कीजिए ना, जो सवाल उठाए विक्रम सिंह ने जायज हैं कि नहीं है? बिल्कुल, और उन्होंने जो बात कही है वो पुलिस और कानूनी मामलों के मुझसे कहीं बेहतर जानकार है। तथ्यात्मक और तकनीकी दृष्टि से बिल्कुल सही कही है, और मेरे विचार से यदि यह सारे तथ्य यथावत सही हैं तो मैं आश्वस्त करता हूं कि इसके ऊपर सरकार प्रभावी और कठोर कार्रवाई करेगी। सरकार ने कार्रवाई करने में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है। कमी तो है ना, तभी तो मौत हो गई, तभी गोली चली। अगर शिकायत पर कार्रवाई होती तो गोली नहीं चलती। यही तो मैं कह रहा हूं। आप गड्ढों की जो बात कर रहे हैं आप करिए, आप इतिहास गिनाइए, मैं उसके लिए भी आपको वक्त दे रहा हूं, पर वर्तमान में भी रहिए। यहां पर सवाल जो उठाए जा रहे हैं, ये सवाल पूछे जाने चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल पूछे जाने चाहिए, और सरकार यह सवाल न सिर्फ पूछेगी बल्कि सख्ती से इसका उत्तर भी देगी कि यदि 3 कंप्लेंट्स हैं पहले से और उनकी रिसीविंग तक नहीं दी गई है तो यह निश्चित रूप से गंभीर मुद्दा है और इसमें संबंधित पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। जो विक्रम सिंह जी ने कहे, यदि यह तथ्य यथावत सही है तो यह निश्चित रूप से बहुत गंभीर। तो गड्ढों की बातें मत कीजिए, गड्ढों की बात। अब मैं एक और चीज उठाता हूं, अमेठी का संग्रामपुर थाना क्षेत्र, शुक्लपुर गांव, सूर्य प्रकाश, ये मैंने अपने ओपनिंग कमेंट्स में भी सुधांशु त्रिवेदी जिक्र किया। बहादुर फौजी हैं, जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में तैनात हैं। जमीन विवाद चल रहा था, यहां भी लगातार शिकायत की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए, पिता की निर्मम हत्या कर दी गई, भाभी जख्मी कर दी गई। अब यह बहादुर जवान कह रहा है देश की रक्षा करता हूं, अपने पिता की रक्षा नहीं कर पाया। दर्द समझिए एक फौजी का। देखिए, फौजी के साथ तो हमारी और संवेदनशीलता और गंभीरता होनी चाहिए, परंतु जो आपने बात कही, विक्रम सिंह जी माने यहां बैठे हैं तो मैं बोलना चाहता हूं, जमीन विवाद पे अक्सर पुलिस सीधे हस्तक्षेप करने में हिचकती है जब तक आपराधिक विषय ना हो जाए, क्योंकि सिविलियन मैटर कोर्ट का होता है 90% मैटर्स। तो जमीन विवाद पे पुलिस जब तक उसमें सीधी आपराधिक कोई कार्रवाई न दिखे तब तक वो उसके ऊपर कार्रवाई करने में हिचकती है। आप आदरणीय विक्रम सिंह जी से पूछ लीजिए। और मैं आपकी बात को फेस वैल्यू पर ले रहा हूं, मैं भी गांव देहात का लड़का हूं, मैं जानता हूं इन बातों को। मेरा सवाल पर यह है, और आप अग्री कीजिएगा सुधांशु त्रिवेदी, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि पिता की वो हत्या कर देंगे। विवाद होते हैं हर घर में, हर गांव में जमीन के विवाद होते हैं, हत्या कर देंगे। इतना दुस्साहस, मतलब कानून का कोई खौफ नहीं। योगी सरकार जो गुंडा राज खत्म करने की बात करती है वो उसे कोरी कल्पना मानते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फौजी के घर में ये कर देंगे। सवाल ये है, देखिए, मैं ये बात कह रहा हूं, जो बात का जिस रूप में प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, तो
सरकार ने अपनी तरफ से हर विषय संवेदनशील त्वरित कार्रवाई की है। ये एनआईए के तंजील अहमद मारे गए थे, क्या कार्रवाई हुई थी बताइए? वो भी एनआईए के ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर थे केंद्र पुलिस के, बताइए क्या कार्रवाई हुई? इसलिए मैं कह रहा हूं सरकार की पूरी संवेदनशीलता, त्वरित कार्रवाई हर दिशा में होती है, चाहे पत्रकार हो या फौजी हो कोई। हाँ, ये बात ठीक है, अपराधियों के हौसले बुलंद रहते थे, अब भी तो है ना। यही तो सवाल पूछ रहा हूं, इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। मैं विपक्ष से सवाल पूछता हूं, आप कहते हैं देखिए आपके सवाल पर कन्नी काट गए। आप खुद भी तो देखिए, मेरे सवाल जो है वो सवाल का जवाब, इनका मनोबल इतना कैसे बढ़ रहा है बदमाशों का, इतना दुस्साहस कैसे? सरकार का खौफ नहीं, सरकार इकबाल से चलती है। सुनिए, अगर मनोबल बढ़ा हुआ है तो प्रियंका गांधी जी क्यों जा रही हैं उनके घरों में? क्या है तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, दो में से एक बात मान लीजिए, या तो अत्याचार हो रहा है, मनोबल बढ़ा, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। मतलब मैं नहीं समझा, नहीं मैं समझा नहीं, अन्यथा मनोबल बढ़ा है। मतलब कोई सांत्वना देने जा रहा है इसका नहीं, दोनों चीजों को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं सुधांशु? समझ दोनों चीजें कैसे? मतलब एक तरफ आप ये कहते हैं कि जिस पे कार्रवाई हो गई उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं नहीं, उन लोगों का मनोबल बढ़ा है। मतलब जिसके ऊपर बाकायदा मुकदमा दर्ज है, कोर्ट केस चल रहा, उसके घर जाके कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो दो में से एक बात मान लीजिए ना, या तो उस पर अत्याचार हो रहा है या उसका मनोबल बढ़ा है। दोनों आरोप एक साथ अपनी सुविधा के अनुसार नहीं चल सकते। राजीव त्यागी, रिस्पॉन्ड कीजिए, आप राजनीति कर रहे हैं। देखिए जिस तरह की बात मेरे मित्र सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, उनको बहुत स्पष्ट बता दूं, प्रियंका गांधी जी तो उन्नाव में देश पीड़िता के घर भी गई थी, तब जाकर के आपने अपने विधायक सेंगर की विरुद्ध कार्रवाई की थी। याद करिए सुधांशु जी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि उत्तर प्रदेश में हम ये मानते हैं कि जंगल राज है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस का ना भारतीय जनता पार्टी का है। एनसीआरबी का डाटा आपका अपना डाटा है, जिस डाटा को लेकर के प्रियंका गांधी रोज ट्वीट करती है और बताती है कि अपराध के मामले में, महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में नंबर 1 पे पूरे देश में, हत्याओं के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पे 2018 से लेकर के 2019 तक, और दलितों के विरुद्ध अपराध के मामले में नंबर 1 पे है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता आत्मनिर्भर योजना के तहत किस तरह के कार्य कर रहे हैं। कानपुर में भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री सत्यम सिंह चौहान अपहरण करता है और आत्मनिर्भर हो जाता है। चंद्रमा यादव 59,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में मुख्य आरोपी है। जो सिद्धार्थनाथ सिंह मंत्री है, उनका बकायदा एमएलए मंत्री प्रतिनिधि था अपने क्षेत्र का, वो घोटाला करता है और आपको शरण देने का, आप उसको शरण देते हैं, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये आपकी प्रदेश पुलिस है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरे मित्र ये बता दीजिए कि मेरे मित्र ये बताया कि उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से गाजियाबाद से मैं आता हूँ, जो दोषी जी है वो 2 साल से रेडिया रगड़ रहे थे थानों में जाकर के, आपकी पुलिस सुनने करने है। और उसके बारे में क्या कहेंगे आप कि योगी जी 22 फरवरी 2020 को वक्तव्य देते हैं कि ये सरकार का नैतिक दायित्व है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा करे। कैसी सुरक्षा? तब 2018 में एनसीआरबी के डाटा के अनुसार आप नंबर 1 पर आते हैं। प्रियंका गांधी यदि जाकर के पीड़ितों के आंसू पूछती है, प्रियंका गांधी जाकर के अगर उन्नाव के मामले को उठाती है, प्रियंका गांधी अगर उम्भा के मामले को उठाती है, प्रियंका गांधी यदि शाजापुर के आपके जो सांसद रहे हैं कि मैं उनके विरुद्ध मामला उठाती है, तो प्रियंका गांधी करती है। प्रियंका गांधी अगर ये कहती है कि प्रदेश की बेटियों से न्याय नहीं हो रहा है, कि ऐसी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ साफ करेंगे? कैसे बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ हो जाएगा? अभी एक जवान के घर में क्या हुआ है, 1 मिनट, अनुराग भदौरिया, मतलब एक फौजी कह रहा है मैं देश की रक्षा करता हूं, मैं अपने पिता की रक्षा नहीं कर पाया, मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला। और इंसाफ अब मिलेगा भी क्या? पिता तो गए ना। संदीप जी, मतलब राजनीति, अब राजनीतिक बयानबाजी छोड़िए, पर हम जिन बहादुरों को सलाम करते हैं वो असहाय महसूस कर रहा है अपने आप को। छोड़िए उत्तर प्रदेश, ये पूरे देश में ऐसा क्यों होता है? उत्तर प्रदेश की तक सीमित क्यों रहे? ये हमारी कानून व्यवस्था है। संदीप जी, मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने सुधांशु जी को बहुत टाइम दिया, अच्छा किया, कम से कम एक्सपोज हुई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो आज की बात ही नहीं करना चाहते। आज के बारे में जनता ने उनको भारी बहुमत से चुना है। 3.5 साल पहले जनता ने उनको सरकार बैठाया, 6 साल वहां हो गए, 3.5 साल यहाँ हो गए, 9.5 साल की सरकार में ये रो रहे हैं, अभी भी रोने लगते हैं कि पिछले सरकार। अरे सर, आपकी सरकार है, उसके बारे में आप क्यों नहीं बात करते? एक फौजी बेचारा कितना असहाय महसूस कर रहा है आपकी सरकार में। एक फौजी जो बॉर्डर पे रहता है क्या सोचता होगा
कि मैं बॉर्डर पे देश की सुरक्षा कर रहा हूं, मेरे पिताजी की सुरक्षा सरकार उत्तर प्रदेश की नहीं कर पा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इस पे जवाब आप नहीं देना चाहते, क्योंकि आप दुनिया की आला गाओगे। आला मतलब समझते हैं? शायद नहीं समझते होंगे आप। आला गा रहे हैं, दुनिया की आला गा रहे हैं, दुनिया का ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन 3.5 साल का ज्ञान भूल गए। कमाल की मेमोरी है, पीछे की सारी याद है, जो आज की बातें हो रही है वो भूलते जा रहे हैं। पर जो व्यवस्था बनती है अनुराग भदौरिया, पीछे की भी बात कैसे भूली जाए? व्यवस्था जो बनी है, जो अपराधियों को संरक्षण का काम है, ये सिस्टमिक फेलियर है। ये व्यवस्था, ये गड्ढे तो बहुत पुराने हैं ना। वही तो मैं कह रहा हूं, गड्ढे किसने खोदे? 114 इनके विधायक ऐसे जिसमें संगीन मुकदमे हैं, जिनमें इनके मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उप मुख्यमंत्री भी है। ये क्यों नहीं भूलते इस बात को? इनके 37% हैं, आपके 32% हैं। आप भी पीछे नहीं है अनुराग भदौरिया, आप भी पीछे नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार क्यों नहीं होती? इतना जो साफ सुथरे बनने की कोशिश करते हैं। आज गाजियाबाद में एक बार संवेदनाएं नहीं दी इन्होंने। जो जिसके पति गया, जिसका भाई गया, दोनों छोटे छोटे बच्चे का बाप चला गया, उसका साया उठ गया, ये सिंपैथी देने को तैयार नहीं। राजनीति कर रहे हैं। आज के दिन तो मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं। मेरी सारी सिंपैथी विक्रम जोशी जी के साथ है। उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को ताकत दे। मैं नमन करता हूं परिवार को। अरे हमारी चिंता इस बात की है कि लोगों का खुलेआम मर्डर हो रहा है, खुलेआम गोलियां चल रही है, चाहे लखनऊ हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे जौनपुर हो, कहीं भी आप देखो सरेआम गोलियां चल रही हैं। और ये यहाँ पे आला उदल गा रहे। कमाल है भैया, आपने जंगल राज उत्तर प्रदेश को बना दिया। एक मिनट विक्रम सिंह, विकास दुबे की बात कर रहे थे। एक मिनट विक्रम सिंह, देखिए आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे और मेरा काम सवाल पूछना, मैं सवालों में पीछा नहीं छोड़ता हूं। पर जो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे, गांव देहात में जमीन की लड़ाई होती है और उसमें कहीं ना कहीं मान मनव्वल, पंचायत के जरिए, बड़े बूढ़ों के जरिए पुलिस भी उसमें भूमिका निभाती है। हम इस मामले को इस नजरिए से देखें, या एक फौजी आज ये कहने को मजबूर है कि मैं देश की रक्षा करता हूं, पिता की रक्षा नहीं कर पाया, इसमें कंप्लीट फेलियर मानेंगे? आप इसको किस नजरिए से देखेंगे? मैं आपका पर्सपेक्टिव चाहता हूं। मेरा पर्सपेक्टिव संदीप जी ये है कि जब कभी हम लोगों के प्रशिक्षण में और प्राथमिकता में है कि जब कभी कोई फौजी या फौजी पेंशनर आता है तो सर्वोच्च प्राथमिकता उसके आवेदन पत्र पे दी जानी चाहिए। ये सही है, सुधांशु जी का कहना सही है कि सामान्यतः पुलिस अधिकारी जो जमीन संबंधित विवाद है उसको सिविल नेचर का मान करके उस पर हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की, थाने की ये सबकी जिम्मेदारी है कि शांति भंग ना हो। अगर कोई जमीनी विवाद, अन्य कोई विवाद जिसमें कि ये उसके गर्भ में इसकी संभावना है कि शांति भंग हो सकती है, तो धारा 151, 145, 107, 116, 3, 133 सीआरपीसी इसीलिए बने हैं कि निरोधात्मक कार्रवाई, जिसको प्रिवेंटिव एक्शन हम कहते हैं, उसके अंतर्गत ये समस्त कार्रवाई कर देते। दोनों पक्षों को बुला करके, उभय पक्षों को बुला के समझा देते कि अपने मालिकाना और स्वामित्व संबंधी अभिलेख एसडीएम के यहाँ ले जाए। जब तक ये सब का समाधान न हो जाए, स्वामित्व संबंधी, मेड़ संबंधी, पेड़ संबंधी, तब तक एक दूसरे के क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का कष्ट न करें। इसी को हम कहते हैं 145 सीआरपीसी में कुर्की। लेकिन समाधान तो पुलिस को देना ही पड़ेगा। ये कह देना कि ये केवल जमीन संबंधित विवाद है इसलिए हम इसको स्पर्श नहीं करेंगे, उसकी आड़ में और उसके गर्भ में कितनी हत्याएं और कितने अपहरण छुपे हैं, इसका कोई आकलन नहीं कर सकता है। इसलिए पुलिस का यह भी कर्तव्य है कि ऐसी चीजों में हस्तक्षेप करके प्रिवेंटिव एक्शन सूटेबल ले, भारी मुचलकों में लोगों को पाबंद करे। संदीप जी, आप गांव से जुड़े हैं, मैं भी गांव से जुड़ा हूं। अक्सर नोटिस आ जाती है थाने से, एसडीएम कोर्ट से कि 10-10 लाख के मुचलके पे पाबंद हो जाएं, क्योंकि एक विवाद का संबंध है। मेरा कोई लेना देना, मैं अपने गांव 10 साल से नहीं गया, लेकिन नोटिस आती हैं और यही काम है स्थानीय पुलिस का और प्रशासन का कि शांति। और प्राथमिकता सेना और रिटायर्ड सैनिकों को दी जाती है, जो आपने बहुत ही विस्तार में जो समझाया और जरूरी जानकारी है। देखिए, चिल्पों में इसीलिए नहीं करता, लोगों को समझ में भी आए। बड़ा आसान होता है, एक के बाद एक आरोप लगाता रहूं, सुधांशु जी उत्तेजित होकर जवाब देते रहे और निकले कुछ ना। आपने एक अहम जानकारी ये दी है, सुधांशु त्रिवेदी, प्राथमिकता सैनिक को, पूर्व सैनिक को नहीं दी गई ना अमेठी में। और अमेठी में अगर, अब मैं राजनीतिक सवाल भी जोड़ दूं, आप उस पर जवाब दीजिएगा। अमेठी से स्मृति ईरानी अब सांसद ना होती, राहुल गांधी होते, तो आप कितना बड़ा डंका पीटने वाले थे कि सैनिक के साथ क्या हो गया। आज सैनिकों का हाल देखिए, अमेठी में क्या कर दिया है। जो देश के लिए अपनी जान देते हैं, वो अपने पिता की जान नहीं बचा पाते, कहते ना आप। ये देखिए ना, आपने जो राजनीतिक बात कही वो अलग है कि 70 साल गांधी परिवार के हाथ में रहने के बावजूद अमेठी, रायबरेली आज भी उत्तर प्रदेश में भी एक पिछड़े हुए जिले की श्रेणी में आता है, वरना उसको तो मुंबई हो जाना चाहिए था। वो विषय अलग है। अभी जो यहाँ पे बात की गई
जो हमारे सम्मानित विरोधी वक्ताओं ने बात कही, देखिए पहले तो अनुराग भदौरिया जी हमसे कह रहे थे कि हम जो हैं वो उत्तेजित हो रहे हैं। वो उत्तेजना में क्या बोल रहे हैं? 6 साल केंद्र की सरकार, 3.5 यहाँ सरकार, 9.5 साल सरकार। गजब का मैथमेटिक्स है आपका, 9.5 साल कर दिया, केंद्र और प्रदेश दोनों जोड़ दिया। खैर, हमारे मित्र राजीव त्यागी जी ने उन्नाव कांड की बात कही, वो भूल गए। सीबीआई को कब रिफर हुआ था? यूपी के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। तो प्रियंका जी तो उसके बाद में आना जाना शुरू हुआ। और रही बात, एक मिनट राजीव, मैं आ रहा हूं। सेना के प्रति और पुलिस के अधिकारियों के प्रति तो मैं फिर विनम्रता से कहना चाहूंगा, आपको सेना के अधिकारियों से अरे माफी नहीं मांगी सेना के अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहने के लिए? सैनिक जब आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में मारे जाते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो या कश्मीर हो, तो आप हमेशा आतंकवादियों के पक्ष में खड़े रहते हैं। और यहाँ पे आके जब सैनिक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी ना थाने में, बारे में बोलते हैं, सैनिक को, फौजी को प्राथमिकता देनी चाहिए थी ना थाने में, नहीं दी गई। 100% दी जानी चाहिए। मैंने तो आपसे बात कही, फौजी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वहां पर किस नेचर की वो शिकायत थी, क्या उसमें इस प्रकार की बात थी? यदि यह थी कि जान का खतरा है और यदि इस पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो यह सर्वथा गलत है। ठीक है, राजीव त्यागी रिस्पॉन्ड कर रहे थे। राजीव त्यागी, एक मिनट, राजीव त्यागी स्क्रीन। देखिए, दो चीजें मैं कहना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि ध्यान रखिए संदीप जी, विक्रम जोशी गाजियाबाद के रहने वाले थे, दिल्ली से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर। आज ही बाराबंकी में एक बेटी ने, जो कि लखनऊ जो प्रदेश की 50 किलोमीटर दूर करीब बाराबंकी है, एक बेटी ने छत से कूद करके दूसरी मंजिल से आत्महत्या की, क्योंकि मंचले उसको छेड़ते थे। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी मुझे बताए, मेरे मित्र बताए, श्याम प्रकाश जो भारतीय जनता पार्टी के बकायदा विधायक हैं, वो आपकी सवाल पे, आपकी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। श्याम प्रकाश के सवालों का तो जवाब दे दीजिए। जब वो ये कहते हैं कि मैंने इतना भ्रष्टाचार पूरे जीवन में कभी नहीं देखा जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के समय पे है, उसके बारे में सुधांशु जी कुछ नहीं बोलेंगे। सुधांशु जी फौज के पीछे छुप करके वोट देना हमारा काम है। आप बार बार ये कहते थे कि हमारा राजपाल बड़ा उन्नत है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने फौज की तनख्वाह कितनी बढ़ाई? आपने फौजियों की, आपने बजट कितना बढ़ाया फौज का? उस पर विषय पे डिबेट हो सकती है, लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के विषय में बहुत स्पष्ट आपसे जानना चाहता हूँ। 3 सवाल है मेरे। पहला सवाल, जब नहीं, जो सवाल है ये सवाल, ये कोई जवाब देने को तैयार नहीं। आज कमाल की हम चर्चा कर रहे हैं, बहस में कभी शब्द इस्तेमाल करता नहीं हूं, कमाल की चर्चा कर रहे हैं। आप अगर सेना के जनरल को गुंडा कह देंगे, आप सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल कह देंगे, उस पर जवाब दीजिए ना। वो सवाल पूछेंगे, आप भी सवाल पूछेंगे, जवाब कौन देगा? जवाब ले लीजिए प्लीज संदीप जी। जिन व्यक्तियों ने ये शब्द इस्तेमाल किए उनकी मैं भर्त्सना करता हूं, नहीं करने चाहिए थे, लेकिन ये भी सत्य है कांग्रेस में बने हुए हैं ना। प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। 2009 से लेकर 2014 के बीच में सेना के बजट में मनमोहन सिंह साहब ने 10% से लेकर 17% तक की वृद्धि की, और 2020-21 के बजट में 1962 के बाद सबसे सवालों से सब भाग जाते हैं। एक मिनट, सुधींद्र भदौरिया बड़ी मुश्किल से जुड़ पाए हैं, और सुधींद्र जी आई एम सॉरी, ये टेक्नोलॉजी की दिक्कत है, अब इसमें क्या कर सकते हैं। हम लगातार आपसे संपर्क साध रहे थे, पर मैं यहां पर देखिए, एक पत्रकार, और पत्रकार का सवाल नहीं उठा रहा हूं, किसी भी आम इंसान के साथ उसकी भांजी भतीजी को छेड़ा जा रहा है, 2 साल से पुलिस से गुहार लगा रहा, लेकिन कोई एफआईआर नहीं होती, गोली मार दी जाती है, तो उसके बाद 9 आरोपी एकदम गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और दूसरी तरफ अमेठी में एक फौजी, एक बहादुर फौजी, उसके पिता की हत्या कर दी जाती है, और वो कहता है मैं देश की रक्षा करता हूं, अपने पिता की रक्षा नहीं कर पाया। और यहां पर हम राजनीति हावी कर रहे हैं। जब आप चर्चा में जुड़ नहीं पाए, उस वक्त पूरा 25 साल का इतिहास, मायावती, मुलायम सिंह, सबका जिक्र करेंगे। हम वर्तमान में भी रहना सीखेंगे कि नहीं? देखिए, सबसे बड़ी आज की जरूरत है कि अगर हम अतीत में जाएंगे तो अतीत में जाते जाते हम मध्ययुगीन युग में चले जाएंगे। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं वर्तमान में जो सरकार चल रही है, और इसीलिए वो चुनी गई है क्योंकि लोग निराश हो चुके थे अन्य सरकारों से, और आपने बहुत सारे वादे किए थे कानून व्यवस्था के बारे में। हमने ये देखा है, कानून व्यवस्था के मामले में कानून चलता है संविधान से, कानून चलता है नियम से,
पर जब आप ये कहने लगेंगे कि हम ठोक देंगे, ये जो ठोक दो की संस्कृति है उससे दबंग पैदा होते हैं। दबंग हर तरफ, हर जगह पैदा होते हैं, हर तरफ पैदा होते हैं। तो उसमें पुलिस के भी कुछ दबंग होते हैं, कुछ गुंडों के भी दबंग होते हैं। और आज हम ये देख रहे हैं कि गुंडों के दबंगों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। और जिस प्रकार की घटनाएं घटी हैं पिछले कुछ महीनों में, उससे ये प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश फिर से एक बार संपूर्ण जंगल राज और गुंडा राज में तब्दील होता चला जा रहा है। अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे, बता रहे थे, मैं बहुत लेट सुन आ पाया इस बहस के अंदर, कोई ग्लिच थी वो कि बाराबंकी के अंदर दूसरी मंजिल से बच्ची ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। ये क्या कारण है? कोई फौजी है, कोई बच्ची है, कोई और पत्रकार है। हर जीवन के हर क्षेत्र के लोग इस समय निराश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और उसकी कारण है बिल्कुल। और इस पर सवाल का जवाब देना होगा कानून व्यवस्था, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को हम चुनते हैं कि हम महसूस कर सकें। एक छोटा सा ब्रेक, अंतिम पड़ाव, अंतिम सवाल, ब्रेक के बाद। अंतिम पड़ाव, अंतिम सवाल। विक्रम सिंह, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। गोली चलने के बाद ही पुलिस जागी जी विक्रम सिंह, गोली चलने के बाद ही पुलिस जागेगी, यही है संदीप जी। गोली चलाना कोई विकल्प नहीं है। एक विकल्प हो सकता है लेकिन समाधान नहीं है। समाधान है कम्युनिटी पुलिसिंग, समाधान है कम्युनिटी पुलिसिंग एक्सपेरिमेंट पब्लिक इंटरफेस के साथ, और पुलिसिंग बाय कंसेंट। वो जमाने चले गए। ये कॉर्टिजोन की तरीके से है गोली चलाना, लेकिन इलाज और समाधान बिल्कुल अलग होता है और उसके अनुरूप ही कार्रवाई होनी चाहिए। सुधींद्र भदौरिया, मैं गोली चलाने की नहीं, मैं कह रहा था कि जब बदमाश गोली चलाएंगे उसके बाद ही पुलिस जागेगी, यही हकीकत हो गई है। देखिए, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा जो मैंने शुरू में कही और मैं दोहरा दूं कि जब आप संस्कृति बनाएंगे ठोक दो की, तो ये दोनों तरफ से दुधारी तलवार होती है, ठोक दो। और ठोक दो की संस्कृति में जिसका जहां मन होता है वो इस्तेमाल करता है, और वही संस्कृति इस समय उत्तर प्रदेश में हो गई है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैंने सुधांशु जी को सुना था, वो कह रहे थे बसपा के बारे में, अपने मुख्यमंत्री जी, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं हालांकि, जब ये विपक्ष में थे तब कहा करते थे कि अगर एक बलात्कार होगा तो हम घुस के कहां से 100 लोगों को निकाल के बलात्कार करेंगे। तो जब इस प्रकार की बातों का आज एक नई सरकार बनी है, ठीक है, जिम्मेदारी है। अनुराग भदौरिया, सिस्टम में सड़ांध है ना? देखिए, मैं आपको बोलूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, आपने देखा होगा न्याय मिलता है मौत के बाद। मौत होगी तभी न्याय मिल पाता है। अगर ये कार्रवाई जो गाजियाबाद की थी पहली हो गई होती, 2 साल पहले या 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, अगर उन अपराधियों को अरेस्ट करके जेल डाल दिया जाता, तो आज विक्रम जोशी जी हमारे बीच में होते, उनका परिवार भी सुख शांति से रह रहा होता। निश्चित रूप से गोली चलाने के बाद ही पुलिस जागेगी उत्तर प्रदेश में। कारण यह है कि जब पत्रकार किसी अपराध का खुलासा करते हैं तो उनके उस मुकदमे दिखाती है उत्तर प्रदेश की सरकार। दूसरे नंबर पर बहुत स्पष्ट है कि जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद है, उनको संरक्षण सरकार का प्राप्त है, वो चिंता का विषय है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि सरकार जिस तरह से अपने विरुद्ध मुकदमे वापस ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतागणों के विरुद्ध, वो चिंता का विषय। अपराधी के हौसले इससे बुलंद होते हैं। बिल्कुल ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी, गोली चलने के बाद, घटना होने के बाद पुलिस की कार्रवाई क्या बेमानी नहीं हो जाती? ये पहले क्यों नहीं होती? इस पर हमें सोचना होगा ना, और विचार करना होगा, कार्रवाई करनी होगी। देखिए, जो विक्रम सिंह जी ने कहा और जो भदौरिया जी ने कहा, दोनों से बात करता हूं। सिर्फ गोली ही समाधान नहीं है, और संस्कृति की बात कही, इसलिए सारे दलों को इस विषय पे एक होना होगा। अपराध को लेकर कोई समझौता नहीं, न किसी हाईजैकर को सांसद बनाइए, न किसी दस्यु से फतवा जारी करवाइए, न किसी दस्यु सुंदरी को स्थापित करके देवी बना के संसद में लाइए, न किसी अपराधी आतंकवादी के मजहब और जात देखकर आंसू बहाइए। तब वो फर्म रिजॉल्व आएगा कि यह संस्कृति समाप्त होगी और शायद गोली चलाए बगैर भी समाधान निकल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।